So, hello guys, welcome all of you in the last class of CMA Final IDT course as well as CS Professional Advanced Tax course. आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which is relevant for your examinations, and definitely this will be a smart move if you will attempt, if you will revise, if you will give more focus, if you will give more attention in these chapters which I have mentioned in my list. I have picked up these chapters based on the past trend analysis, based on the past term papers, revision test papers, mock test papers, and you can say my instinct, which I feel that in your examination, this might be a relevant source. This might be the source from where the institute might, check, or the institute might test you. And you shouldn't miss this, because let me tell you, because the syllabus is so huge that at the end of the day, before examination, it will not be possible for you to revise each and every chapter. So that point of time, you should have a list, you should have something which you can rely upon and which you can actually start, and you can actually make yourself feel comfortable that अगर हम ये सारे chapters कर लेंगे तो हमारा revision पूरा complete हो जाएगा. So what are those chapters which you think, and which I think that this will be relevant for your examinations, you shouldn't miss for your paper. ठीक है, तो चाहे आप CS के स्टूडेंट हो या CMA के स्टूडेंट हो, जो भी हो, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, तो आप ध्यान से ये क्लास को देखना. सेक्शन ए में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, मिशन दिसंबर 2023. सेक्शन ए जीएसटी अगर हम बात करें 70% मार्क्स का. ठीक है, 70% मार्क्स का. तो यहां पर आई हैव टेकन 8 टॉपिक्स जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 8 टॉपिक्स जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते. मतलब भूल से भी ये 8 टॉपिक को मिस मत करना. ये 8 टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स है, यू कैन नॉट मिस दिस चैप्टर्स. प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई. सर मैंने बीच से क्यों स्टार्ट किया? मैं बिल्कुल नहीं देखा कि कौन सा सेक्शन पहले आता है, कौन सा सेक्शन बाद में आता है. जो इंपॉर्टेंट है वो सारे चैप्टर्स आपको मेंशन मैंने किया है. Place of supply is the chapter which you cannot miss. You need to understand this chapter, you need to practice this chapter, and your answer will be just a place. आपका आंसर एक प्लेस होगा, एक लोकेशन होगा, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ठीक है, आईजीएसटी एक्ट का ये 4 सेक्शन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपको कैसे निकालना है. जनरल रूल है, स्पेसिफिक रूल है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर, बट मैंने आपको अपने क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चैप्टर पढ़ाया और इसके लिए एक बहुत समरी चार्ट बना के आपको दिया है, टेबल दिया है, क्लास में बनाया है कि ये इस तरीके से आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई में वैल्यूएशन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो सेक्शन 15 अपने पढ़ते हैं उसके साथ जो रूल्स होता है ना स्पेसिफिकली, क्योंकि रूल्स अपने इंटरमीडिएट में ज़्यादा नहीं पढ़े थे, रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीए, मतलब फाइनल लेवल पर. फाइनल लेवल पे ये बहुत रेलिवेंट है रूल्स वैल्यूएशन वाला चैप्टर से. तो ये वाला जो पार्ट है ये आप मिस नहीं कर सकते. ठीक है, रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. प्योर एजेंट हो गया, तो ये बहुत इंस्टीट्यूट का एक होता है ना कि एक क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछता ही पूछता, मतलब इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड पार्टी है. तो ये डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं कि यहाँ से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा. टाइम ऑफ सप्लाई इज बेसिकली सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11. ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 12. यहाँ पर अपने टाइम ऑफ सप्लाई में क्या पढ़े थे सर? सेक्शन नंबर 12 में अपने पढ़े, सेक्शन नंबर 13 में पढ़े और सेक्शन नंबर 14 में पढ़े ऑफ सीजीएसटी एक्ट कि गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. अब यहाँ से ना टाइम ऑफ सप्लाई में आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा. कम से कम आपको 15-20 डेट दिया रहेगा, उसमें से आप कोई भी एक डेट चुनेंगे. तो इजी लेवल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा. ऑल्दो ये सारे टॉपिक्स आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, बट फाइनल लेवल पे जब टॉपिक आएगा तो वो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट लेवल का पेपर आएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट तो भैया बहुत खतरनाक है. सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 यू कैन नॉट मिस दिस चैप्टर, स्पेशली 17.5 एंड सेक्शन 18. ये 2 सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है.
ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, लिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स एंड स्पेशल केसेस में आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा और आप रिवर्सल कैसे करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। 16 क्रेडिट की कंडीशंस क्या है, क्रेडिट कैसे लेना है, और आईएसडी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 20 में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं मैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में आपका ये एग्जाम जो है, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुभादीप ने मेरे को एक चैप्टर ऐड करवा दिया, थैंक यू सो मच बेटा, मैं मिस कर दिया था, थैंक यू वेरी मच। एग्जेम्पशंस मैंने लिस्ट में लिख दिया, ठीक है। बाद में आपको भी अगर लगे मेरे से कुछ मिस आउट हुआ है तो प्लीज मेरे को बता देना। Input tax credit is a very very important chapter. You cannot miss this chapter. You cannot miss this chapter. Place of supply, value of supply, time of supply, input tax credit को एकदम मतलब आप एकदम अपना फिंगर टिप्स में रखिएगा, ये चैप्टर्स आप मिस नहीं कर सकते हैं। TDS TCS again a very simple chapter, but yes it will come in your examination either from TDS or from TCS. The applicability, they will ask you the applicability कि आपके इस ट्रांजैक्शन में TDS लगेगा कि नहीं कटेगा, और कटेगा तो कितना रेट पे कटेगा। तो ये जो पोर्शन है ये है छोटा सा पोर्शन, बट इंस्टीट्यूट यहां से आपसे जरूर टेस्ट करता है और आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है सर, ठीक है। मैं इसका जो पीडीएफ है ये आपको मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। आपको कॉपी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे खाली सुनिए। कॉपी करना है तो आपका मन है, ये आप कर सकते हैं। पहला 5 चैप्टर अगर आप देखें, ठीक है, और ये एग्जेम्पशंस, ठीक है, एग्जेम्पशंस मैंने ऐड किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जेम्पशन से काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी और एग्जामिन द जीएसटी इंप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, और व्हाट दे विल डू, ये आपको प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन कनेक्ट करके देंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक प्रॉपर क्वेश्चन आया, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी इंसर्ट कर दिया, तो आपके दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि इन दैट सिचुएशन वेदर जीएसटी विल बी टैक्सेबल और नॉट। तो वहां पे अगर आपको याद नहीं आया कि एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्विसेज है जिसमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, जिसपे जीएसटी नहीं लगता। तो ये आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। लर्न करना मतलब सर, इसका भी मैंने ट्रिक दिया था रियल चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे कि आप ऐसे सर्विस मत लर्न करो, कुछ रीजन उस सर्विस के साथ कनेक्ट कर लो, जिससे आपको वो रीजन याद रहेगा, वो लॉजिक याद रहेगा, वो लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको नीचे मिलेगा, पूरा वीडियो देखो प्लीज, में बीच में चैटिंग मत करो प्लीज। तो ये सारे चैप्टर्स है जो कि आपके इंटरमीडिएट लेवल के भी थे, और मैंने यहां पे भी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दिया है सर। ये सारे ऐसे चैप्टर्स है जो आपके इंटरमीडिएट में भी थे, और मैंने यहां पे आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दिया है, राइट। कुछ टॉपिक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने यहां पे नहीं दिया है, जो इंटरमीडिएट में भी थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट नहीं है मतलब, रेलिवेंट नहीं है मतलब नहीं पढ़ के जाना है सर, ऐसा मैंने बोला? मैंने ऐसा नहीं बोला भैया, डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले वीडियो में, मत मेरे को गला मत पकड़ लेना। मेरा वीडियो जिस दिन पेपर आया कि सर आप तो ये बोले थे, कमेंट में यूट्यूब में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कमेंट में यूट्यूब में कुछ भी आ सकता है। तो डिस्क्लेमर, मैं एडिटर को बोल के ना डिस्क्लेमर ऐड करवा दूंगा, डिस्क्लेमर वाला स्लाइड ऐड करवा दूंगा वीडियो स्टार्ट होने के पहले। ऑल म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। तो ऑल माई topics which I am telling, whatever I am saying in this video, this is subject to what? इंस्टीट्यूट का मन, ठीक है, इंस्टीट्यूट का मन, मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है भैया। मैं आपको खाली एक गाइडेंस पाथ दे सकता हूँ, एडवाइजरी दे सकता हूँ, बाद बाकी इंस्टीट्यूट का कभी दिमाग उल्टा पुल्टा हुआ तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पता चला कि सारा क्वेश्चन ये 3-4 चैप्टर से आ गया, बाद बाकी से पूछा ही नहीं। बट एनीवेज ऐसा कभी होता नहीं है, बैलेंस्ड पेपर बनाना पड़ता है, वरना सब फेल हो जाएंगे भाई, ठीक है। इंस्टीट्यूट को बैलेंस्ड पेपर बनाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना कि किसी को सीएमए बनाना ही नहीं है, या सीएस बनाना ही नहीं है, या सीए बनाना ही नहीं है, बनाना है भाई। तो इनको बैलेंस्ड पेपर सेट करना पड़ता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज तो भैया छोड़ के जाने का गलती मत करना। बच्चा लोग बोलता है सर इसमें बहुत नंबर्स है, इतना परसेंटेज है, इतना ईयर का जेल, उतना ईयर का जेल, इतना साल का अरेस्ट, इतना साल का आपका ऑफेंस, पेनल्टी करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ये करके जाना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से ऑफेंसेस में कितना कितना पेनल्टी लगता है। सेक्शन 122 पढ़े थे, 123 पढ़े थे, 124 पढ़े थे, 125 पढ़े थे, 126 पढ़े थे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। कौन कौन से ऑफेंसेस में कितना पनिशमेंट है, कौन कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कितना साल का आपका इंप्रिजनमेंट हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कितना साल का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। इस बार इस चैप्टर में बेहद अमेंडमेंट आया है, आप मिस नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं, आप मिस नहीं कर सकते।
तो डोंट फॉरगेट टू डू दिस चैप्टर नाइसली. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन, फेवरेट चैप्टर ऑफ इंस्टीट्यूट. अपील्स एंड रिविजन. क्या बोला मैंने? अपील्स एंड रिविजन. अपील्स मतलब समझ में आया कि मान लो इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, यू वांट टू फाइल एन अपील बिफोर हुम? एपेलेट अथॉरिटी. एपेलेट अथॉरिटी के बाद एपेलेट ट्राइब्यूनल. एपेलेट ट्राइब्यूनल का भी बेंचेस होता है, बेंचेस होता है. रीजनल बेंच में फाइल किया, प्रिंसिपल नेशनल बेंच में फाइल किया, कि एरिया बेंच स्टेट बेंच में फाइल किया. डिपेंडिंग ऑन द बेंच फर्दर अपील फाइल होगा. या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपील में फाइल करेंगे आप, या तो आप हाई कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे. वैसे रिविजनरी बोर्ड होता है. रिविजनरी अथॉरिटी के अगेंस्ट में आप अपील फाइल सीधा कहां करोगे? आप एपेलेट ट्राइब्यूनल में करोगे. और एपेलेट ट्राइब्यूनल के बाद सीधा हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. कितने दिन में अपील फाइल करना है, कितने दिन में ऑर्डर आएगा, क्या फीस है, इसमें एक प्री डिपॉजिट का पॉइंट है. बहुत सारे पॉइंट्स है. जब आप क्लासेस देख लिए होंगे या फिर जो बच्चे देखे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि कितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं. अपील्स एंड रिविजन, यू कांट मिस दिस चैप्टर. डिमांड एंड रिकवरी तो भाई सुबहान अल्लाह, 73, 74 एंड 75 जबरदस्त इंपॉर्टेंट है. डिमांड किस तरीके से लगाया जाता है, शो कॉज नोटिस कैसे मिलता है, वॉलेंट्री पेमेंट का ऑप्शन क्या है, शो कॉज नोटिस पहले कैसे मिलेगा, शो कॉज नोटिस के अंदर कितना दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा. आपको रिड्यूस्ड पेनल्टी का भी ऑप्शन दिया जाता है. 15% भी है, 25% भी है, 50% भी है. नॉन फ्रॉड केस क्या है, फ्रॉड केस क्या है, एवरी सिंगल पॉइंट कवर्ड इन 73, 74 विद अ प्रॉपर केस स्टडी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिकवरी में हम लोग पढ़ेंगे 78 एंड 79. ठीक है. 79 में बताया गया मोड्स ऑफ रिकवरी, किस किस तरीके से डिपार्टमेंट आपके ऊपर रिकवरी इनिशिएट कर सकता है. व्हाट आर द मोड्स? दे कैन सीज योर गुड्स, दे कैन मतलब बैंक अकाउंट आपका सीज कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो सेल योर प्रॉपर्टी, दे कैन ऑक्शन योर गुड्स, राइट. दे कैन डू रिकवरी थ्रू लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी, दे कैन डू रिकवरी थ्रू कोर्ट, दे कैन सू यू, एनीथिंग कैन बी डन. पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, आपको टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट अलाउ किया जा सकता है. तो ये डिमांड एंड रिकवरी में बहुत है. मतलब ये सारे चैप्टर्स जो मैंने लिखा है बेटा, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. अटमोस्ट मतलब ये सब तो तुम छोड़ नहीं सकते, यहां से तो पेपर में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा. अब आता है नेक्स्ट वाला पार्ट, जो मेरे को लगता है कि ओके ये नेक्स्ट लेवल वाला प्रायोरिटी है. टॉप प्रायोरिटी नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल वाला प्रायोरिटी है. जब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट लेवल वाला प्रायोरिटी, मतलब क्वेश्चन दिखेंगे बट चांसेस कम है. पहले टॉप वो वाला करेंगे, फिर आप ये वाला करेंगे. ये वाला करेंगे मतलब रजिस्ट्रेशन. ये सारे इंटरमीडिएट के टॉपिक्स है जो मैंने यहां पे लिखा है. रजिस्ट्रेशन, ठीक है. कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है. रिवर्स चार्ज, कौन कौन से सर्विसेज पे जीएसटी लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर आती है. इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, अब मैंने यहां लिखा तो जरूरी नहीं है कि यहां नहीं आएगा. इलेक्ट्रॉनिक वे बिल से भी सवाल आता है. जीएसटी में रिटर्न्स कितने होते हैं, 1, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9C, 10. ये सारे रिटर्न के ड्यू डेट्स क्या है, ये सब पूछे जाएंगे. रिफंड आपका एडवांस लेवल चैप्टर है फाइनल का, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बट प्रायोरिटी कम है. टैक्स इनवॉइस एंड पेमेंट वाला चैप्टर, इसमें ई इनवॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग फर्निश करना पड़ेगा. इसके लिमिट में भी चेंजेस आए. पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अभी चेंजेस आए कि इंटरेस्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है आपको, मैनर ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सप्लाई हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3. अब कहने को हो सकता है कि कुछ नहीं है, और हो सकता है आ जाए, बट है आपके सिलेबस में. न्यू सिलेबस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बोल रहा हूं. न्यू सिलेबस वालों के लिए खाली मैं बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, टैक्स इनवॉइस एंड पेमेंट वाला चैप्टर. ठीक है. ये दो जो चैप्टर है ये इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं है, न्यू सिलेबस. इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता. तो मेरे को प्लीज ये सब क्वेरी मत भेजना मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स कि सर आपने हम लोग को एक्स्ट्रा कराया है. मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं कराया है. मेरे हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट को इसका आइडिया नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है. आपको पता होना चाहिए पेमेंट कैसे किया जाता है जीएसटी में. आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइसिंग की क्या इशू, क्योंकि इनवॉइसिंग का कहीं ना कहीं चैप्टर इससे कनेक्टेड है, ऑफेंसेस से कनेक्टेड है. अगर आप रजिस्ट्रेशन टाइमली नहीं लिए तो कनेक्टेड है किससे, ऑफेंसेस से कनेक्टेड है. तो भले इंस्टीट्यूट ने आपके मैट में नहीं डाला है बट ये इंटरमीडिएट में था, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट दिस. तो मैं ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल आपको ये फाइनल में भी पढ़ाया हूं. ओनली फॉर न्यू सिलेबस का बात कर रहा हूं, ओल्ड सिलेबस में तो सब चीज है. सप्लाई. उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स है
जो कि हम लोग फाइनल में एक्स्ट्रा पढ़े हैं, जैसे एडवांस रूलिंग। ठीक है, ये कवर करके जाना है अपने को, बट ये टॉप प्रायोरिटी वाला नहीं है। एडवांस रूलिंग वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी चैप्टर। एआर रूलिंग, एडवांस रूलिंग कैसे अपने को मिलता है। ठीक है, फिर एक चैप्टर है मिसलिनियस प्रोविजन। नाम से लग रहा है मिसलिनियस प्रोविजन है, जो अदर प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ है, जो अपने एक चैप्टर पढ़े थे, ये आपका यहां पर कवर होता है, मिसलिनियस प्रोविजंस। तो इस तरह के कुछ चैप्टर्स है सीरीज जीएसटी में, जो आपको इस तरीके से बेटा कवर करना है। तो टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स को मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। वो लोग इंटरमीडिएट वाला जो चैप्टर्स फाइनल में है वो तो बहुत बढ़िया से कर लेगा, बट जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, बोरिंग चैप्टर्स है, बोरिंग समझ गए ना, थ्योरी है, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ता है उस सब में, तो आप लोग के लिए वो बोरिंग बन जाता है और वो छोड़ के चले जाते हैं, और एग्जाम में एकदम आइडल बैठे रहते हैं, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है लिखने के लिए। लिखेंगे क्या? ट्रस्ट मी, आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स सिंस लास्ट 3 to 4 टर्म्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, जो ये गलती कर रहे हैं। तो अगर आप भी यही गलती करेंगे तो दिसंबर 23 में आपके साथ भी यही घटना घटेगा। आप ये सारे जो एडवांस लेवल के चैप्टर्स है, इंस्टीट्यूट यहां से पूछ रहा है क्वेश्चन। आप ये मत सोच के जाना कि इंटरमीडिएट वाला यार इतना पोर्शंस की है, उससे तो कुछ आया नहीं, और ऑफेंसेस, पेनल्टीज, अपील्स एंड रिविजन्स, डिमांड एंड रिकवरी, इसमें वो भी आ गया आपका, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, यहाँ से सवाल आ गया। तो हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, यही होगा, यही होगा, जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे वही होता है एग्जाम में। द अनएक्सपेक्टेड इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, ये ध्यान रखिएगा। द एक्सपेक्टेड इज नेवर एक्सपेक्टेड, द अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड। तो फाइनल लेवल के बच्चे भाई, जो तुम लोग के एग्जाम्स में एक्स्ट्रा चैप्टर्स तुम लोग इस बार पढ़ रहा है, आप लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको पहले इंपॉर्टेंस दीजिएगा। होता क्या मैं आपको बताता हूं, इंटरमीडिएट वाले चैप्टर्स, जैसे आप मेरे मैट भी देखेंगे, क्योंकि मेरे मैट भी इंस्टीट्यूट के मैट से हिसाब से डिजाइंड है। पहला स्टार्टिंग का तुम देखेगा 15 से 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 चैप्टर्स, 18 to 19 चैप्टर्स तो पूरा इंटरमीडिएट ही चल रहा है। उसके बाद फाइनल घुसता है। 18 चैप्टर करने के बाद स्टूडेंट ना थक जाता है, सर होगा नहीं, और होगा नहीं सर, पारबो ना सर, हो गया वो, अब बाद में देखेंगे, बस वो बाद वाला बाद ही हो जाता है। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ द कन्वेंशनल मेथड ऑफ स्टडीज बेटा, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो मत करिए। यहां पे आपका थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाओ, जो चैप्टर्स से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, क्योंकि इनिशियली हम लोग का थ्रस्ट ज्यादा रहता है, बाद में हम लोग थक जाते हैं। तो जब रिवीजन करने के लिए स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स को उठाना। रिवीजन बात बोल रहा हूं, अब प्लीज ये मत करना कि मेरा क्लास प्लेस ऑफ सप्लाई से देखना स्टार्ट किया तो भेजे में कुछ घुसने वाला नहीं है। मेल मत लिखना मेरे को कि आपका क्लास समझ में नहीं आ रहा है भाई। आई होप द इंटेंशन ऑफ द वीडियो इज वेरी क्लियर। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई प्रिज्यूम दैट यू हैव वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स एंड देन यू आर सीइंग दिस वीडियो। पहले मत देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, वही वही देखेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये आप वीडियो देख लिए, पूरा क्लासेस देख लिए, फिर आप रिवीजन करिए, फिर आप रिवीजन के लिए उठाइए, प्लेस ऑफ सप्लाई उठाइए, जहां आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है उसका कनेक्टिंग पॉइंट उस चैप्टर में देख लीजिए। वैल्यू सप्लाई उठाइए, टाइम सप्लाई उठाइए, आईटीसी उठाइए, टीडीएस टीसीएस उठाइए, एडवांस लेवल चैप्टर उठाइए, आप देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। बट अपने क्या, अपने सीरियल ऑर्डर वाइज चलते हैं, तो थोड़ा सा आपको कन्वेंशनल मेथड्स जो है उससे बाहर आना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन बी में आते हैं कस्टम्स। काफी सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर पहले कस्टम एफटीपी करके जीएसटी कर ले, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। आपका मन जो गवाही देता है वो करिए, ऐसा कहीं नहीं है कि आप पहले कस्टम एफटीपी करेंगे तो प्रॉब्लम है। नो, यू कैन डू दैट ऑल्सो एंड देन यू कैन डू जीएसटी। जीएसटी पहले इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जीएसटी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, ठीक है, सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर हो जाता है आपका, ठीक है, इसलिए जीएसटी पहले कर लेते हैं। कस्टम्स में कस्टम्स में आपको वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक, आईजीसीआर रूल्स,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स और रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, ये आपको करना ही करना है। यहां से प्राइम 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 क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद जो बच गए चैप्टर्स, वेयर हाउसिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वेयर हाउसिंग, और बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स अगर बच गए हैं, रिफंड हो गया कस्टम ड्यूटी का, ठीक है। और ओल्ड सिलेबस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में, आप लोग के लिए एक और खतरनाक चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स मैं आपको बताता हूं, जैसे जीएसटी लॉ में, ये सारे टॉपिक्स है ना, खतरनाक खतरनाक, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, अपील, रिवीजन, डिमांड, रिकवरी, वैसे ही सेम कौन चीज कस्टम्स में भी है। न्यू सिलेबस ने क्या किया, आपके ये वाला पार्ट को कस्टम से हटा दिया, विच इज अ वेलकम मूव। न्यू सिलेबस वाला मत करना, गुड न्यूज फॉर यू। बट ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे आपको ये करना पड़ेगा, बट मैं आपको ये रिलैक्सेशन दे देता हूं, इसको बस एक बार रीड करके चला जाना। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो उपाय नहीं आपके पास, मतलब क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा एफर्ट देना और जीएसटी में टाइम बचाना इज नॉट अ गुड सजेशन। क्योंकि यहां से अगर एक क्वेश्चन भी आएगा तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, तुम उसको ऑप्शन में से रिमूव कर देना, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे। बट मैं ये आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इसको पढ़ना ही मत, छोड़ के चले जाना। अरे भाई ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? क्या पता आपके इंस्टीट्यूट में प्लान कर लिया कि 10 नंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से ही पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या करेंगे फिर आप? तो बेसिक रीडिंग आपको करके जाना है फॉर ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स। रेमिशन ऑफ ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 23(1), 23(2) गुड्स, जो कि अपने बात किए थे रेमिशन ऑफ ड्यूटीज के बारे में, डैमेज्ड गुड्स, डिटेरियोरेटेड गुड्स, पिल्फरेज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल, गुड्स डेरेलिक्ट, जेट सैम, फ्लोट सैम, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया गया था। तो ये सारे चैप्टर्स जो है ये आपके प्राइम इंपॉर्टेंस है कस्टम ड्यूटी वाले पार्ट में से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हम लोग पढ़े थे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, रेलिवेंट डेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब चीज आपको यहां से पढ़ के जाना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आता है लास्ट वाला पार्ट, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स यहां से कवर हो जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 22 मार्क्स आपका कस्टम से कवर हो जाएगा। सेक्शन सी में आपका एफटीपी आता है, जहां पे ये 6 थिंग्स आपको 100% कवर करके जाने हैं। रोड टैप स्कीम, MEIS, SEIS, EPCG स्कीम, स्टेटस होल्डर्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, SEZ और DFIA, ये आपको 100% कवर करके जाना है। और ऑब्वियसली बेसिक्स मतलब जो अपने इनिशियल बेसिक्स पढ़े थे एफटीपी के रिस्पेक्ट में, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बाद बाकी जो टॉपिक है वो उसके बाद आप रिवाइज करेंगे, पहले ये सब स्कीम्स आपको पढ़ना है और बाद बाकी टॉपिक्स आप बाद में रिवाइज करेंगे सर। तो ये था मेरा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई थिंक इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस इन December 23, बी इट यू आर अ CMA स्टूडेंट और अ CS स्टूडेंट, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट येस आप लोग के एग्जाम्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। और मेरे हिसाब से ये आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करेगा रिविजन करने के लिए। रिविजन करने के लिए ये वाला पार्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इफ यू फॉलो दिस, डेफिनेटली आई थिंक आपका थोड़ा सा एक कमांड ओवर द पेपर बढ़ जाएगा, आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाओगे। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंडसेट में आता है कि सर हम थ्योरी चैप्टर्स नहीं कवर कर पा रहे हैं या थ्योरी चैप्टर्स हमारा माइंड से उड़ जा रहा है, तो मैं आप लोग को एक बेस्ट सजेशन देता हूं, प्लीज स्टार्ट मेकिंग चार्ट्स। खुद से चार्ट्स बनाना स्टार्ट करिए, और जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब उस समय वो चैप्टर पढ़े उसी समय चार्ट बनाइए, अपना हैंड रिटन चार्ट बनाइए। इट विल टेक सम टाइम बट लेट मी टेल यू इट विल सेव योर लाइफ। इट विल सेव योर लाइफ द डे बिफोर एग्जामिनेशन। यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर थिंग। आप हमेशा चीजों को ना समराइज करिए, अभी आपका समराइज करने का टाइम है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स तो इजीली हो जाता है, बट ये जो थ्योरी चैप्टर्स है ना, इसको समराइज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है। क्योंकि मैं भी खुद करता हूं तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको भी बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, इसको कंसाइज करना, इसको छोटा करना और अपने ओन वर्ड्स में चार्ट बना के या ओन वर्ड्स में खुद के नोट्स बना के लिखना, प्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो लिखने से एक फायदा क्या होता है कि आपका एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। वो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है द मोमेंट यू आर डूइंग थ्योरी चैप्टर्स। और थ्योरी चैप्टर्स मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई करा दिया कि आपको किस तरह से थ्योरी चैप्टर्स को ओवरऑल कवर करना है।
ठीक है, किस तरीके से आपको थ्योरी चैप्टर्स को ओवरऑल कवर करना है। मेरा एक इसमें चैप्टर मैं शायद लिखना भूल गया, इसमें असेसमेंट एंड ऑडिट भी था, मैं कहाँ लिखा मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैं लिखना भूल गया क्या इसमें, असेसमेंट एंड ऑडिट एक चैप्टर है, असेसमेंट एंड ऑडिट, वो भी इसमें आएगा। ठीक है, असेसमेंट एंड ऑडिट, जीएसटी में ऑडिट कैसे होता है, जीएसटी में असेसमेंट कैसे होता है, वो भी इसमें आएगा, ये भी अपने को कवर करना है। प्रोविजनल असेसमेंट का टॉपिक है एक, ठीक है, स्क्रूटिनी असेसमेंट का टॉपिक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन असेसमेंट का टॉपिक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का टॉपिक है, नॉन फाइलर और रिटर्न का असेसमेंट का टॉपिक है। तो उसमें से आप जब मेरा क्लास देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सर ने उसमें से क्या क्या, मैंने हर चैप्टर में से ना इंपॉर्टेंट पार्ट बोला है कि तुम उस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स मेनली पढ़ेगा। उसमें भी मैंने सब जगह आपको बताया है कि ये सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से करके जाना। तो वो आपको थोड़ा सा एक गुड टू गो फैक्टर देगा कि यस हम लोग कर सकते हैं। तो ये था सर मेरे हिसाब से आप लोग के लिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू कैन नॉट मिस ऑल दिस टॉपिक्स। सो दैट्स इट, मेरे हिसाब से ये था आपका लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन नॉट मिस बिफोर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट सेशन। और आई होप दैट आपको ये सेशन मजा आया और जस्ट स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स।